तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैलकुलस, है ना। लिख लीजिए आप लोग हेडिंग, ठीक है, कैलकुलस। देखिए हम लोग सब जानते हैं कि कैलकुलस का जो ठीक है जो डिस्कवर किया था, ठीक है, वो न्यूटन ने किया था, ठीक है, और न्यूटन के नाम पे ही हम लोग जानते हैं कैलकुलस को, ठीक है। लेकिन इसके जो एविडेंस हैं अपने वैदिक मैथमेटिक्स में, ठीक है, वो न्यूटन के जन्म से बहुत पहले से है, ठीक है, और वैदिक मैथमेटिक्स में उसको चलन कलन कहा जाता था, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, कैलकुलस के जो टर्मिनोलॉजी हैं वो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कैलकुलस की ज़रूरत क्यों ही, ठीक है, और क्यों न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया, ठीक है। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। लिखो इफ ए क्वांटिटी remains constant, if a quantity remains constant, if a quantity remains constant, it is called constant, it is called constant, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2, है ना, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है या वेरिएबल है? फिक्स्ड है। जैसे मैं लिखता हूँ 3, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। जैसे मैं लिखता हूँ पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? पाई तुम जानते हो 22/7 होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। जैसे मैं लिखता हूँ ई एक्सपोनेंट, तुमको पता होगा एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, तो ई की वैल्यू भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ठीक है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि तुम किसी सुबह उठे हो और 3 की वैल्यू जो है 5 के बराबर हो गई हो, ठीक है, 3 की वैल्यू बदल दी गई हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम हर सुबह उठते हैं तो 3 ही होता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं बात करूं x की, y की, z की, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल्स हैं, है ना। किसी दिन तुम x की वैल्यू लेट x = 10 लेते हो, किसी दिन x = 5 लेते हो, ठीक, इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। लिखो वेरिएबल के डेफिनेशन में, द क्वांटिटी विच रिमेन्स, द क्वांटिटी विच कैन टेक एनी वैल्यू, द क्वांटिटी विच कैन टेक एनी वैल्यू is called a variable, is called a variable, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फंक्शन। इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, if a quantity depends on another quantity, if a quantity depends on another quantity, then we say that there is a relation between two quantities, there is a relation between two quantities, and we represent it by a function, and we represent it by a function, and we represent it by a function, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू, इसके तुमने वेरिएबल में इसके एग्जांपल लिख लिए थे, ठीक है। देखो फंक्शन मैं लिखूँ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो हम ये कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x गिवन बाई दिस, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x गिवन बाई दिस। देखो ये f, और ये मत समझना तुम कि f इंटू एक्स है, ठीक है, इसका मतलब हुआ फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू अलग होगी, मैंने 2 पुट किया y की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? बोलो। देखो जो राइट साइड में इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल y हो गया और एक वेरिएबल x हो गया, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट
वेरिएबल, और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और y की वैल्यू हमें मिलती है, x की वैल्यू जैसा हम पुट करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अच्छा याद रखना ये फंक्शन हम ऐसे ही नहीं लिख देते। ठीक है, मेरी इच्छा हुई कि चलो एक फंक्शन लिख देते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, कुछ बातें होती हैं, जैसे मान लो ये फंक्शन हमने लिखा, ठीक है, कोई एक प्लेन, ठीक है, ये फंक्शन हमने लिखा, इसका कुछ मतलब होगा, है ना, हम देखते हैं क्या मतलब होता है उसका। ठीक है, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हर फंक्शन का कुछ मतलब होता है। ठीक है, देखते हैं इस चीज़ को, है ना। जैसे मान लो, ठीक है, एक कार है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक कार जो है, ठीक है, वो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रही है ना। अच्छा, इसकी y कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको पॉइंट मान लूँ, तो इसकी y पॉइंट मान लूँ और इसको x एक्सिस पे मूव होता हुआ मानूँ, तो इसकी x कोऑर्डिनेट बदलेगी या x कोऑर्डिनेट वही रहेगी, x कोऑर्डिनेट बदलेगी और y कोऑर्डिनेट वही रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अगर इसको मैं पॉइंट मान लूँ तो। अब देखना, मान लो तुमसे किसी ने कहा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 3t² + 2t + 1। ठीक है, इसका मतलब होगा x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, x जो है वो टाइम का एक फंक्शन है। अच्छा, तुम ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे तुमको x कोऑर्डिनेट और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, टाइम के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, टाइम के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, है ना, तुमको डिफरेंट x कोऑर्डिनेट मिलेगा, कार मूव हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, तुम एक बात सोचना, जो टाइम है ना वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम तो अपने हिसाब से चलता है। घड़ी जो है, ठीक है, कार चले या ना चले, घड़ी जो है अपने हिसाब से चलेगी, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x जो हो गया वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर है, और हम इसको कहेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, आ रहा है समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, अच्छा मान लीजिए आपके पास हो, ठीक है, x इज इक्वल टू 3t² + 1। ठीक है, 3t² + 1। अब हम लोग डेल्टा t और डेल्टा x का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए डेल्टा t होता है चेंज इन टाइम। अच्छा, चेंज का मतलब क्या होता है ये मुझे बताओ। ठीक है, डिफरेंस, चेंज का मतलब होता है बदलाव, है ना। तो मान लो आज तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, कल को तुम्हारे पास 300 रुपये हैं। व्हाट इज चेंज इन रुपये? आज तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, कल को तुम्हारे पास 300 रुपये हैं। व्हाट इज चेंज इन रुपया? मतलब फाइनल रुपया माइनस इनिशियल रुपया। सिमिलरली चेंज इन टाइम इज व्हाट? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, रुपये की बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, है ना। रुपये का नाम सुनते ही सबको क्लियर हो जाती है सारी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो ये डेल टी हो गया, है ना। डेल एक्स की हम बात कर लेते हैं। डेल एक्स जो होता है वो होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और ये होता है चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब डेल का मतलब हो गया चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस डेल वाई मतलब वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, डेल एक्स मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है। जैसे हम लोग अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लिखो लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स एंड डेल टी। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये कहना कि डेल टी एंड डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स एंड डेल टी का मतलब अगर मैं डेल एक्स को पहले यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब डेल एक्स पहले है डेल टी बाद में है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। पहले समय बदलता है और उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट बदल रही है उसके हिसाब से। तो इसलिए तुम डेल एक्स एंड डेल टी मत लिखो, डेल टी एंड डेल एक्स, ठीक है, बिटवीन 0 to 2 seconds, बिटवीन
0 to 2 सेकेंड्स, ठीक है। देखो डेल टी पहले देखते हैं। डेल टी होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। 0 to 2 की बात की है तो टी फाइनल कितना हो गया 2 माइनस 0, तो डेल टी होगा 2। अच्छा, अब एक बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मुझे डेल एक्स निकालना है तो डेल एक्स इज इक्वल टू 3t² + 1 है, तो एक काम करते हैं डेल टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जैसा कि आपने किया होगा, ठीक है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू डेल टी का होल स्क्वायर प्लस 1 आपने कर दिया होगा, मतलब 3 इंटू 4 + 1, आंसर आपका आया होगा 13, ठीक है, 13, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग देखते हैं, ठीक है। डेल एक्स का मतलब हो गया चेंज इन एक्स, ठीक है। आपको सबसे पहले एक्स इनिशियल फाइंड करना होगा और आपको एक्स फाइनल फाइंड करना होगा, ठीक है। आपको दोनों समय पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना होगा। सबसे पहले t = 0 पे आप देखें तो एक्स इनिशियल जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी, इसमें t 0 पुट कर दें आप, ठीक है। तो एक्स इनिशियल की वैल्यू होगी 1 और एक्स फाइनल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो आप t फाइनल 2, तो t फाइनल पे 2 सेकंड पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वो होगी 3 इंटू 2² + 1, तो ये हो जाएगा 13 के बराबर। मानते हैं इस बात को? बोलिए। अच्छा, पार्टिकल जो है 0 सेकंड पे यहाँ था, 0 सेकंड पे पार्टिकल जो है यहाँ था, है ना, और t = 2 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। पार्टिकल कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, यहाँ पे मैंने ओरिजिन चूज़ किया है तो जरूरी नहीं कि t = 0 पार्टिकल यहीं हो, t = 0 पे पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये एक्स इनिशियल था और ये एक्स फाइनल था, तो 2 सेकंड में जो गाड़ी चली वो कितनी चली, ये मुझे बताएं। 12, क्योंकि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो डेल एक्स जो होगा वो हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं डेल एक्स को। डेल एक्स होगा 13 एक्स फाइनल, है ना, माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज 13 - 1, है ना, कितना होगा ये 12 मीटर्स, ठीक है। अगर ये मीटर्स में है एक्स तो ये 12 मीटर्स हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, जो डेल एक्स है वो हमें क्या देता है, ये मुझे बताइए। चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है? तो डेल एक्स हमें डिस्प्लेसमेंट भी देता है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, लिख ही लीजिए आप, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 seconds, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 seconds, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में, है ना, इस पर्टिकुलर केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वी एवरेज, ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 12/2, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो 0 to 2 सेकेंड्स के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 6 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होगी। क्लियर? देखिए, आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में आप डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे और उस डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा मुझे बताइए? एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग, अभी मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और इसमें कैलकुलेशन बहुत है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कैलकुलेशन को ज़रूर करें, ठीक है, खुद से करें कैलकुलेशन को, है ना, तो आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ कि हम डिफ्रेंशिएशन करते क्यों हैं, है ना, हम कैलकुलेशन का यूज़, कैलकुलस का यूज़ क्यों करते हैं। तो जब तक आप खुद से कैलकुलेशंस नहीं करेंगे तब तक आपको रियल मतलब पता नहीं चल पाएगा कि कैलकुलेशंस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, और कैलकुलस की ज़रूरत क्या है, ठीक है। देखिए आप, ए कार इज़ मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए कार इज़ मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल is moving along x axis. The x coordinate of the particle is given by x is equal to 3t² + 1. X coordinate of the particle is given by 3t² + 1, ठीक है। Find its average velocity.
फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए पार्ट 2 to 3 seconds, 2 to 3 seconds, B part 2 to 2.1 seconds, C part 2 to 2.001 second, D part 2 to 2.00001 सेकेंड। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना, आप आराम से करें इसको। ठीक है, सारे कैलकुलेशंस खुद से करें आप। ठीक है, इन चारों मतलब 4 पार्ट्स हो गए। एक तो आपको 2 से 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, फिर 2 से 2.1 के बीच में। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करें, है ना, और मुझे बताएं सारी वैल्यूज़। तो एक कार थी, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था तुमको। ठीक है, या एक पार्टिकल थी, एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, और तुमको एवरेज वेलोसिटी 2 और 3 के बीच में, 2 और 2.1 के बीच में, 2 और 2.001 के बीच में, 2 और 2.00001 के बीच में निकालनी थी। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग। टी इनिशियल जो है, ठीक है, वो है 2 सेकेंड, और टी फाइनल जो है वो है 3 सेकेंड। तो एक्स इनिशियल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स इनिशियल की 2 सेकेंड्स इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है 12 + 1 कितना होगा, 13 होगा। और एक्स फाइनल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, 3 इसमें पुट कर दिया, 27 + 1 कितना होगा, 28 मीटर्स होगा। क्लियर है? तो डेल एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, 28 - 13 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा ये, 15 होगा। और डेल टी जो होगी वो होगी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये बराबर होगी 1 के। तो वी एवरेज जो होगा, ठीक है, वी एवरेज वो होगा 15/1 डेल एक्स अपॉन डेल टी, 15 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं T=2 से T=2.1 की बात करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में 2 से लेकर 2.1 के बीच में, ठीक है, जो इनिशियल टाइम है टी इनिशियल वो है 2 सेकेंड, और टी फाइनल जो है, ठीक है, वो है 2.1। एक्स इनिशियल जो है, ठीक है, हम लोग 2 के साथ निकाल ही चुके हैं, 13 होगा। और टी फाइनल जो होगा, सॉरी, एक्स फाइनल जो होगा, ठीक है, वो टी फाइनल के साथ हम लोग निकालेंगे 2.1, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स फाइनल मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से 14.23 है ना मीटर्स। क्या आपका भी यही आ रहा है? तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो है जो मेरे पास लिखा हुआ है, वो है 1.23, है ना। और डेल्टा टी जो आएगा वो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 2.1 - 2, तो ये होगा 0.1 के बराबर। तो आप अगर वी एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो वो आएगा डेल एक्स 1.23 अपॉन 0.1 डेल टी इज इक्वल टू 12.3 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इनिशियल टाइम जो है, ठीक है, वो है 2 सेकेंड, और टी फाइनल जो है वो है 2.001 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड एंड 2.001 सेकेंड। ठीक है, मैं टी इनिशियल पहले एक्स इनिशियल निकाल लेता हूँ। तो 2 सेकेंड्स में पुट करेंगे तो वैल्यूज़ तो अब ये, ठीक है, 13 मीटर्स है ना, वही होगा हर केस में, इनिशियल टाइम तो वही है। एक्स फाइनल निकाल लेते हैं। एक्स फाइनल विल बी इक्वल टू, है ना, 2.001 सेकेंड्स में पुट करें, है ना। तो एक्स फाइनल जो आपके पास आएगा, मैं लिख देता हूँ 13.0120003 के बराबर होगा ये। ठीक है, 003 के बराबर होगा। क्लियर? तो डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0.12003 के बराबर। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वी एवरेज
वो बराबर होगी डेल एक्स अपॉन डेल टी के। तो दिस अपॉन डेल टी जो होगा वो होगा टी फाइनल 2.001 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0.001 और डेल एक्स तो पहले ही निकाल चुके हैं 0.012003 के बराबर। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास है वो है 12.003 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। सिमिलरली अगर कैलकुलेशन मैं इस दोनों टाइम के लिए करूं, ठीक है, तो मेरे पास जो डेल एक्स की वैल्यू है मैं डायरेक्ट वैल्यू ही बता देता हूँ वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की। मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है वो है 12.00003 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, क्लियर। इन सब कैलकुलेशंस में तुमने क्या देखा है ये मुझे बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं और तुम देखो कि मैं टाइम को छोटा करता जा रहा हूँ, जो टाइम इंटरवल है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ 2 से लेके और 3 के बीच में व्हाट इज द टाइम स्पेंट, 1 सेकेंड। तो 2 से लेके और 3 के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें एवरेज वेलोसिटी देगा, मानते हो। 2 से लेके 2.1 के बीच में व्हाट इज द टाइम स्पेंट, 0.1। तो उन 0.1 सेकेंड में टाइम स्पेंट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। इस 2 और 2.001 के बीच में व्हाट इज द टाइम स्पेंड, 0.001 सेकेंड। व्हाट इज द टाइम स्पेंड, व्हाट इज द टाइम स्पेंड, 0.001। ठीक है, तो टाइम स्पेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, नहीं आ रहा है समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। 2 और 2.00001 के बीच में टाइम स्पेंट इज 0.00001, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द टाइम स्पेंट, 0। बिल्कुल सही। 2 और 2.001 के बीच में टाइम स्पेंट है, 2 और 2.001 के बीच में टाइम स्पेंट है। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो बेसिकली मैं फ्रीज कर रहा हूं टाइम को। अच्छा t इज इक्वल टू 2 पे मैं तुम पूछूंगा तुमसे, तो ये मत करना कि 0 से 2 सेकेंड की बात कर लेना, ठीक है, वो समझ रहे हो मेरी बात। ये मत करना कि 0 से 2 सेकेंड की बात कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 सेकेंड से 2.001 की बात कर रहा था, ठीक है। अब मैं बात जो कर रहा हूँ वो 2 से लेके, ठीक है, 2 पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम फ्रीजिंग द टाइम। तो अगर मैं टाइम को फ्रीज कर दूँ तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, 0। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि t टाइम पे व्हाट इज द वेलोसिटी, तो टाइम तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी 0 आएगा, जो तुम्हारा टाइम है वो भी 0 आएगा। तो कितना आएगा ये मुझे बताओ, 0/0, 0/0। तो क्या तुम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल सकते हो या नहीं, हाँ या ना, नहीं। लेकिन होती तो है। अगर मान लो तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और तुम जा रहे हो कार में, और 2 सेकेंड पे जैसे ही घड़ी जो है वो 2 सेकेंड पे पहुंची, और तुम्हारे दोस्त ने कार बाहर से पूछा तुमसे कि यार अभी वेलोसिटी कितनी, अभी उसी समय पे तुमसे पूछा, तो तुम ये सब कुछ कैलकुलेशन नहीं करते, तुम तो डायरेक्ट स्पीडोमीटर में देखते हो और डायरेक्ट तुम उसको बताते हो कि हाँ यार, मान लो तुम कार अगर चला रहे हो, ठीक है, तो तुम बोलते हो 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। और मान लो अगर, ठीक है, रजनीकांत चला रहा हो तो क्या बोलेगा, 200 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड होती तो है यार। जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो और तुमसे किसी इंस्टेंट पे कोई पूछता है, इंस्टेंट मतलब टाइम बीत नहीं रही, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, t = 2 सेकेंड पे, अभी मुझे बताओ वेलोसिटी। अगर तुम्हारा दोस्त पूछेगा 2 से लेके और 3 के बीच में बताओ, तो तुम 2 से 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करोगे। तुम 2 से लेके 2.1 के बीच में पूछेगा तुमसे, तो 2 और 2.1 के बीच में 0.1 टाइम स्पेंड है, तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, 0.1 से डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल के बता दोगे। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि अभी बताओ, तो अभी मतलब तुम एक पॉइंट पे हो, वो तुमको टाइम नहीं दे रहा है कि अभी से लेके कभी तक, वो कभी तुमको कह ही नहीं रहा, वो तुमसे कह रहा अभी बताओ। तो अभी पे तो तुम डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तुम्हारा,
द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड टाइम स्पेंट इज 0. सो यू विल कैलकुलेट v इज इक्वल टू 0/0. लेकिन होती तो है, क्योंकि जब हमसे कोई पूछता है कि अभी बता वेलोसिटी, तो स्पीडोमीटर में हम देखते हैं तुरंत बता देते हैं 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो कुछ ना कुछ पंगा तो है, मतलब होती तो है लेकिन निकालने का तरीका हम नहीं जानते. ठीक है, इस तरीके से तो हम निकाल नहीं सकते. ठीक है, क्लियर है बिल्कुल. ठीक है, तो मतलब तुम इससे ये बात तो देखो, दो बातें होती हैं. एक होता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, इस मेथड से देखो एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना वो दो टाइम के बीच में होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है. जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि अभी बता वेलोसिटी, तो इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूँ तुमसे वेलोसिटी, और जब मैं पर्टिकुलर टाइम पे पूछूंगा तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. होती तो है, क्योंकि जो हम इंस्टेंट किसी भी समय पे स्पीडोमीटर में हम स्पीड मेज़र करते हैं और वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती है. ये नहीं होता कि हम जैसे हम ठीक है स्पीडोमीटर को देखते हैं तो हम कुछ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. हम किसी भी टाइम पे कोई भी कभी भी पूछे अभी बता तुरंत बता दूंगा, कुछ देर के बाद पूछे अभी बता तुरंत बता दूंगा. ये नहीं होगा कि मैं कहूँगा थोड़ी देर वक्त दे, मुझे 0.1 सेकंड का वक्त दे तब मैं देख के बताऊंगा. ठीक है, बिल्कुल नहीं करते हम, तुरंत बताते. स्पीड बता, तुरंत बताते हैं स्पीड. ठीक है, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है. तो ये तो पक्की बात होगी कि इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल नहीं सकते. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. मैं थोड़ा टॉपिक से भी डाइवर्ट होने वाला हूँ. ठीक है, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि डेल एक्स ये होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और डेल टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. अगर आपको याद हो तो एक दो वर्ड्स और मैं लिखता हूँ, डी एक्स और डी टी. डी एक्स और डी टी. डी एक्स होता है, ठीक है, जब ये डेल एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है, डेल एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब ये लगभग जब ज़ीरो हो, ये बहुत छोटा हो. डेल एक्स इतना छोटा हो कि बहुत छोटा हो, मतलब डेल एक्स की वैल्यू हो 0.0000, यहाँ से कन्याकुमारी तक 0 और 1, तब उसको हम डी एक्स कहेंगे, मतलब नेग्लिजिबल. ठीक है, डी टी हम कहेंगे जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की वैल्यू. ठीक है, 0.0000 कहाँ तक 0, कन्याकुमारी तक 0 और एक 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डी टी कहेंगे. डी एक्स कहेंगे जब डेल एक्स टेंडिंग टू 0 होगा, डी टी कहेंगे जब डेल टी टेंडिंग टू 0 होगा. क्लियर है आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा मैं इन सब प्रॉब्लम से हट रहा हूँ. ठीक है, तो मुझे पहले ये बताओ कि मान लो, ठीक है, इन सबको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डेल एक्स डेल टी. ठीक है, इन सबको सोचो कि तुम्हारी लाइफ में ये सब नहीं थे. ठीक है, मान लो एक टैंक, एक डैम है यार, पानी का एक डैम है, और इसमें पानी भरा हुआ है पूरा इस डैम में. ठीक है, और एक यहाँ पे बाल्टी रखा हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है. ठीक है, डैम में पानी का हाइट ज़्यादा होता है या बाल्टी में? डैम में. मान लो इसमें एक होल कर दिया हमने, ठीक है, और तुमको यहाँ खड़ा कर दिया, क्या होगा तुम्हारे साथ? बह जाओगे तुम. और यहाँ पे एक होल कर दिया और तुमको यहाँ पे खड़ा कर दिया, हाथ तुम्हारा लगा दिया, तुम बह जाओगे या नहीं बहोगे? नहीं बहोगे. ठीक है, तुमको यहाँ खड़ा कर दिया है ना, तो तुम बह जाओगे. मतलब पानी का फ्लो किस केस में ज़्यादा है, इस केस में या इस केस में? इस केस में. मतलब ये हाइट जितनी ज़्यादा होगी, ये हाइट जितनी ज़्यादा होगी, वाटर का जो फ्लो रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा. मानते हो इस बात को? ठीक है, जितनी ज़्यादा पानी यहाँ पे ये होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर होगी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी मुझे बताओ? वाटर की फ्लो रेट होगी. ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से देखना. फ्लो रेट मतलब वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. फ्लो रेट का मतलब वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. मान लो ये एक बाल्टी बकेट है, ठीक है, ये एक ड्रम है, और इस ड्रम में 10 मीटर तक पानी भरा हुआ है. ठीक है, यहाँ तक पानी फिल्ड है ना, और ठीक है, ये मुझे बताओ कि 10 मीटर जब हाइट होगी पानी की, तब जो पानी का फ्लो रेट होगा, मतलब फ्लो रेट वाटर फ्लो पर सेकंड, और जब 9 मीटर होगा वाटर की हाइट, तब जो पानी का फ्लो रेट होगा
वो सेम होगा या अलग अलग होगा? और जब 8 मीटर होगा तब, 9 मीटर होगा तब, 7 मीटर होगा तब? अच्छा, ज़्यादा अंतर कब होगा? 10 मीटर जब पानी की हाइट होगी तब का वाटर फ्लो जो होगा, और 9 जो होगी तब का जो वाटर फ्लो रेट होगा, और 5 जो होगी तब का जो वाटर फ्लो रेट होगा। 10 और 5 में ज़्यादा अंतर होगा या 10 और 9 में ज़्यादा अंतर होगा? 10 और 5 में ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है। 10 और 9 में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अब देखना, तुम्हारे दोस्त ने कहा कि यार एक काम करो, वाटर फ्लो रेट निकालो, ठीक है, यू फाइंड वाटर फ्लो रेट। तुमने क्या किया, इसको खोला, एक बर्तन ली, तुमने 3 सेकंड तक इंतज़ार करा, ठीक है। मान लो 3 सेकंड के बाद इसमें वाटर का लेवल हो गया 4 मीटर्स, और इसमें पानी भर गया, ठीक है, इसमें पानी भर गया मान लो 6 लीटर्स, ठीक है, ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ मैं, 3 सेकंड में। तो तुम्हारे दोस्त ने पूछा था कि पानी का फ्लो रेट बताओ, तो तुमने यहाँ पे बर्तन लगा दिया, 3 सेकंड में 6 लीटर पानी भर गया, तो तुमने अपने दोस्त को बताया कि 3 सेकंड में 6 लीटर पानी, तो इसलिए 1 सेकंड में 6 लीटर बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 लीटर पर सेकंड तुमने बताया, ठीक है। सामने रखा है आंसर। तुम्हारे दोस्त ने कहा कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने तुमसे पूछा था कि 10 मीटर के हिसाब से जब पानी का लेवल 10 मीटर है तब तुम फ्लो रेट बताओ। तुम जो फ्लो रेट निकाल रहे हो वो तो 10 के हिसाब से भी निकाल रहे हो, 9 के हिसाब से भी निकाल रहे हो, 8 के हिसाब से भी, 7 के हिसाब से भी, 6 के हिसाब से भी, 5 के हिसाब से भी, 4 के हिसाब से भी। नहीं आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? याद रखिएगा, जब 10 मीटर होगा पानी की हाइट तब का जो पानी का फ्लो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो वो आपको जब 10 मीटर था तब का फ्लो रेट पूछ रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप 9 के हिसाब से भी निकाल रहे हैं, तो आप याद रखिएगा आप रियल वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपने सोचा कि यार बात तो सही है यार, मैं तो एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे दोस्त ने कहा था कि जब 10 मीटर है पानी तब पानी किस रेट से निकल रहा है वो निकाल लें, लेकिन मैं 10 के हिसाब से तो निकाल नहीं रहा हूँ, मैं तो एक एवरेज वैल्यू 10 के हिसाब से भी, 4 के हिसाब से भी, ठीक है, वो निकाल रहा हूँ, है ना। तो आपने अपने रणनीति में, ठीक है, थोड़ा बदलाव किया, अपने कैलकुलेशंस को इसको हटाया। आपने क्या किया अब, ठीक है, टाइम को 2 सेकंड लिया। मान लीजिए टाइम को 2 सेकंड आपने लिया, 2 सेकंड में पानी थोड़ा कम निकलेगा, है ना। पानी मान लीजिए ये आ गया 7 मीटर, पानी जो बाहर निकली, ठीक है, लास्ट केस में कितने निकली थी, 6 लीटर्स। मान लीजिए अब जो निकला, ठीक है, थोड़ा कम निकलेगा, मान लीजिए 5 लीटर निकला, ठीक है। टाइम स्पेंड इस बार कितना है, बोलिए, टाइम स्पेंड कितना है, 2 सेकंड। तो जो आप कहेंगे 2 सेकंड में 5 लीटर, इसलिए 1 सेकंड में 5/2 इज इक्वल टू 2.5 लीटर्स पर सेकंड, 2.5 लीटर्स पर सेकंड। तो आपने दोस्त को बताया कि 2.5 लीटर्स पर सेकंड ये वाटर का फ्लो रेट होगा। फिर से आपके दोस्त ने वही कहा कि यार मैंने तुमसे पूछा था कि जब हाइट 10 मीटर पानी की होगी तब निकालो, लेकिन तुमने तो 10 के हिसाब से भी निकाला, 8 के हिसाब से भी निकाला, 7 के हिसाब से भी निकाला, ठीक है। तो तुम तो गलत कर रहे हो, तुम तो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा एरर उस 3 सेकंड वाले कैलकुलेशन में है या इस 2 सेकंड वाले कैलकुलेशन में है? ज़्यादा एरर, ठीक है, आपसे आपके दोस्त ने पूछा था कि जब पानी की हाइट 10 मीटर है तब का तुम फ्लो रेट निकालो, तो आपने 2 कैलकुलेशन किए। एक तो आपने टाइम 3 सेकंड लिया, 3 सेकंड में पानी जो है वो 4 मीटर तक पहुंच गया था, ठीक है। 3 सेकंड में 6 लीटर पानी निकला। आपने क्या किया, 6 लीटर अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 लीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बताएं कि 2 कैलकुलेशंस हैं, एक कैलकुलेशन ये है, एक कैलकुलेशन वो है। किस कैलकुलेशन में, देखिए एरर तो दोनों में है। आपके दोस्त ने पूछा था 10 मीटर हाइट के हिसाब से उस समय पानी की किस तेजी से निकल रही है बाहर, एरर तो दोनों में है। ज़्यादा एरर किस में है, राइट और लेफ्ट, उस वाले में या इस वाले में? बिल्कुल सही बात, उस वाले में। क्योंकि देखिए अभी हम लोगों की बातचीत हुई थी
कि 10 पे जो पानी का रेट होगा और 9.9 पे जो पानी का रेट होगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन 10 पे जो पानी का फ्लो रेट होगा और 4 का पे जो पानी का फ्लो रेट होगा उसमें बहुत अंतर होगा। ठीक है, 10 पे जो पानी का फ्लो रेट होगा और 9 पे जो पानी का फ्लो रेट होगा, ठीक है, उसमें उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, लेकिन 10 पे जो पानी का फ्लो रेट होगा और 4 पे जो पानी का फ्लो रेट होगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगी। आपके दोस्त ने 10 के हिसाब से पूछा था, तो आपने जो इस केस में निकाला है वो 10 के हिसाब से, 8 के हिसाब से, 6 के हिसाब से, 7 के हिसाब से। तो 10 और 7 इनके बीच का जो एवरेज है उसके हिसाब से आपने पानी का फ्लो रेट निकाला है। ठीक है, 10 और 7 में 10 है और 7 है, तो 10 और 7 में फ्लो रेट जो है उसका अंतर थोड़ा कम होगा, लेकिन इस केस में 10 और 4 में जो फ्लो रेट का अंतर होगा इसमें रियल वैल्यू से डेविएशन ज़्यादा है, इस केस में रियल वैल्यू से डेविएशन क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें एरर कम होगा, इसमें एरर ज़्यादा होगा। तो आपके दोस्त ने कहा कि नहीं यार ये भी नहीं चलेगा, आपको अब आया गुस्सा, आपने टाइम 1 सेकेंड ले लिया। ठीक है, टाइम 1 सेकेंड आपने लिया और 1 सेकेंड में आपने पानी देखा, ठीक है, कि पानी निकला 3 लीटर, तो आपने 3 लीटर अपॉन 1 कर दिया, 3 लीटर पर सेकेंड आ गया। और ये मान लीजिए जो पानी है ना वो 8 मीटर तक पहुंच गया। ठीक है, ये मुझे बताएं पहले, दूसरे और तीसरे ये जो कैलकुलेशन है, फिर से आपके दोस्त कहेगा आपसे कि मैंने तुझसे 10 के हिसाब से पूछा था, लेकिन तूने 10 के हिसाब से, 9 के हिसाब से, 8 के हिसाब से, इसके हिसाब से पानी का फ्लो रेट निकाला है, तो तूने गलत निकाला है। ठीक है, क्योंकि 10 पे जो पानी जिस तेज़ी से निकल रहा होगा 8 पे पानी उस तेज़ी से निकल नहीं रहा होगा। अब मुझे ये बताओ पहले कैलकुलेशन, दूसरे कैलकुलेशन और तीसरे कैलकुलेशन, सबसे कम एरर किस कैलकुलेशन में है, इसमें है। तो चलिए अब आपको रियल में गुस्सा आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, अब जो टाइम है ना वो आपने 0.1 सेकेंड ले लिया। ठीक है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में इस पानी का लेवल हो गया 9.9, पानी बाहर निकला। ठीक है, मान लीजिए पानी जो बाहर निकला, ऐसे ही मैं ले रहा हूँ रफली, ठीक है, 0.4 लीटर्स बाहर निकला। टाइम स्पेंड कितना है, 0.1, तो आपने लिखा पानी निकला 0.1 सेकेंड में 0.4 लीटर, तो इसलिए 1 सेकेंड में 0.4 अपॉन 0.1 कितना होगा, 4 लीटर पर सेकेंड। आपने दोस्त को बोला कि 4 लीटर पर सेकेंड आ रहा है यार। आपके दोस्त ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, मैंने तुमसे पूछा था कि 10 मीटर जब हाइट होगी पानी की तब पानी किस फ्लो रेट से निकल रहा है, लेकिन तूने तो 10 के हिसाब से भी निकाला, 9.99 के हिसाब से भी निकाला, 9.98 के हिसाब से भी निकाला, 9.98 के हिसाब से भी निकाला, 9.97 के हिसाब से भी, 9.93, 9.92, 9.91, 9.0 इसके हिसाब से निकाला। तो तुमने 10 पे कहाँ निकाला, 10 पे जो पानी जिस तेज़ी से बह रहा था वो तो तूने निकाला ही नहीं। अब आपको रियली गुस्सा आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, टाइम जो है वो आपने ले लिया 0.000000000000000000 कन्याकुमारी तक और 0 और ये 1 सेकेंड, 10 मीटर था। इस टाइम में पानी बाहर निकला, लेवल बहुत कम होगा या ठीक है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या बहुत कम होएगा, बहुत कम। पानी की लेवल जो है वो हो गई 9.999999999999 कन्याकुमारी तक 99। ठीक है, ये हो गई पानी की लेवल। ठीक है, ये हो गई पानी की लेवल 9.99, कहाँ तक 99, कन्याकुमारी तक 99, ये हो गई वाटर की लेवल। ठीक है, पानी निकला इतने देर में, इतना पानी निकला, तो 1 सेकेंड में पानी के अमाउंट को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप एक, ठीक है, वाटर अपॉन टाइम, कितना पानी निकला अपॉन समय, तो ये जो मिलेगा आपको, ठीक है, वो 1 सेकेंड में वाटर फ्लो रेट मिलेगा, वाटर फ्लो रेट इन 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू होगी ना, अब जो आप पानी का फ्लो रेट निकाल रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वाटर का लेवल कितना था 10, और बाद में जो पानी का जो लेवल है वो क्या है
9.9 कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। क्या इन दोनों वाटर के लेवल में कोई बहुत मतलब अंतर है या अंतर लगभग नहीं है? लगभग नहीं है, ठीक है, अंतर है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पानी का फ्लो रेट होगा इसके हिसाब से और इसके हिसाब से जो पानी का फ्लो रेट होगा वो दोनों सेम होगा या दोनों अलग अलग होगा? दोनों सेम होगा, नियरली सेम होगा। तो अगर मुझे 10 के हिसाब से पानी का फ्लो रेट निकालना था तो मैंने टाइम को बहुत छोटा ले लिया, जिससे पानी का लेवल जो है, ठीक है, जिससे कि फ्लो रेट जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। समझ रहे हैं? तो अगर मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं तो एवरेज वैल्यू जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अप्रोच करती है। क्या करती है? अप्रोच करती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का हमारे पास तरीका है ही नहीं, लेकिन अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लूं तो एवरेज वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अप्रोच करती है। कुछ कुछ आ रहा है समझ में आपको? बोलिए।